डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण मेहंदीरत्ता, फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं। फिजिक्स में आप लोगों को मैकेनिक्स का एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। मैकेनिक्स में ये सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन। देखो सेंटर ऑफ मास क्या है साहब? देखो ऐसा जगह जहां पर बॉडी का पूरा मास रखा हुआ माना जाता है, ठीक है। प्लेस विच वी एज्यूम मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है। जहां पर उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का, उस सिस्टम का मास रखा हुआ माना जाएगा ना, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं साहब? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ये जो सेंटर ऑफ मास है यही बताता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, ठीक है। भाई मैंने आपको बताया साहब कि यहां पर सेंटर ऑफ मास क्या होता है? दैट पॉइंट एट विच टोटल मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पर पूरा मास रखा हुआ माना जाए उस जगह को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, यही डिफाइन करता है कि बॉडी का मोशन कैसा होगा, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास एक लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है, तो बॉडी का मोशन होता है ट्रांसलेशनल, उस ऑब्जेक्ट का, उस सिस्टम का मोशन होता है ट्रांसलेशनल, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। वो पार्टिकल अपना अलग अलग डायरेक्शन में चल सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम का, उस बॉडी का मोशन क्या मानोगे? जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास चलेगा, ठीक है। एक सिस्टम में, एक बॉडी में, एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मास है। वो मास अपने अलग अलग डायरेक्शन में चल सकते हैं, अलग अलग तरह का मोशन कर सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम का, उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का मोशन वही माना जाएगा जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरी बॉडी का, पूरे सिस्टम का, पूरे ऑब्जेक्ट का वो जगह जहां पर मास रखा हुआ माना जाए, उस जगह को क्या बोलते हैं साहब? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मैं अब इसके बारे में कुछ बातें आपको बताऊं, सेंटर ऑफ मास की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करें। देखो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊं साहब। सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो ऐसी जगह हो सकता है जहां पर मास प्रेजेंट हो, और ऐसी जगह भी हो सकता है जहां पर मास प्रेजेंट ना हो। सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह भी मिल सकता है, ठीक है, ऐसी जगह भी मिल सकता है जहां पर मास हो और जहां पर ना हो। मैं एग्जांपल देता हूं साहब, ठीक है। मैंने कहा ना, देयर मे बी और मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट फिजिकली एट सेंटर ऑफ मास, और इट मे बी विद इन और आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ऐसी जगह भी हो सकता है जहां मास हो, और ऐसी जगह भी हो सकता है जहां मास ना हो। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल ये रिंग का देखो। ये आपकी स्क्रीन पर रिंग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। रिंग देखो, रिंग का मतलब क्या है? रिंग का मतलब सिंपल एक वायर फ्रेम लिया, उस वायर फ्रेम को सर्कुलर शेप में मोड़ दिया, वायर फ्रेम को सर्कुलर शेप में मोड़ दिया गया। तो आप देखोगे इसमें पूरा का पूरा जो मास है ना, वो वायर फ्रेम पर ही है, ये सर्कमफ्रेंस पर ही है, ठीक है। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? इसका सेंटर ऑफ मास यहां मिलेगा। अब ये पॉइंट देख सकते हो, इस पॉइंट पर कोई मास प्रेजेंट नहीं है, सर्किल के सेंटर पर कोई मास प्रेजेंट नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास यहां आ रहा है साहब। ये रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां आ रहा है, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला साहब? सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह हो सकता है जहां पर मास हो, और ऐसी जगह भी हो सकता है जहां मास ना हो। तो ये एग्जांपल हो गया, देखो यहां पर मास बिल्कुल नहीं है। एक और एग्जांपल, ये पहला वाला एग्जांपल देखो, ये देखो, इसमें ये आपको एक रेक्टेंगुलर लेमिना दिख रहा होगा, ठीक है। ये ट्रायंगुलर लेमिना है ना। अब ये ट्रायंगुलर शेप है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सब जगह मास है साहब, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे ना, तो सेंटर ऑफ मास यहां मिलेगा, इस जगह मिलेगा। ये सेंटर ऑफ मास ऑफ, आप बोल सकते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप। अब इस जगह पर सेंटर ऑफ मास है, तो देखो यहां मास प्रेजेंट है। अच्छा, रिंग में मास प्रेजेंट नहीं था, यहां पर मास प्रेजेंट है, तो ये सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह भी हो सकता है जहां मास हो, और ऐसी जगह भी हो सकता है जहां मास ना हो। एक और एग्जांपल देखो, ये आपके सामने दो रॉड्स आपको दिख रही हैं साहब, ये पहला रॉड और ये दूसरा रॉड। इन दो रॉड्स को अरेंज करके मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया, ये एल के शेप में जोड़ दिया मैंने। आपसे अगर मैं बोलूं ना कि इस पहली रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां है, तो ये पहली रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं मिलेगा, ठीक है। ये पहली रॉड का सेंटर ऑफ मास आपको यहां मिलेगा, दूसरी रॉड का सेंटर ऑफ मास आपको यहां मिलेगा, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सेकंड रॉड। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास आप देखोगे ना, इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास तो यहां मिलेगा। अब आप देख सकते हो, ये वो पॉइंट है जहां पर मास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह भी मिलेगा जहां पर मास हो, और ऐसी जगह भी मिलेगा जहां मास बिल्कुल ना हो, ठीक है। मैंने कहा ना, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इट मे बी विद इन और आउटसाइड द बॉडी। देखो इस केस में बॉडी के अंदर है, इस केस में बॉडी के अंदर है, लेकिन इस केस में इस बॉडी के अंदर नहीं है, देखो बाहर की तरफ है। तो सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह भी मिल सकता है जहां पर मास हो, ऐसी जगह भी मिल सकता है जहां मास ना हो। सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह भी आपको मिल सकता है जो बॉडी के अंदर हो, और ऐसी जगह भी मिल सकता है जो बॉडी के बाहर हो, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई।
कुछ प्रॉपर्टी और बताऊं मैं आपको। देखो सेंटर ऑफ मास के बारे में और बातें बताऊं तो ये बॉडी के साइज और शेप पे भी डिपेंड करता है। बॉडी का शेप कैसा है, साइज कैसा है, ठीक है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है, शेप कैसा है, गोला है, बेलन है, क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, स्फेरिकल शेप है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल देके बताऊं आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक सॉलिड स्फीयर मैंने आपको दिया, सॉलिड स्फीयर समझते हो साहब, मास पूरे में बटा हुआ है, ये अंदर सब जगह मास है, तो इसका सेंटर मास देखोगे ना, तो इसका सेंटर मास यहां मिलेगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, ठीक है। मैं और एग्जांपल दूं, है ना, साइज और शेप के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अगर मैं ये ग्राउंड पे रख देता हूं, चलो मैं ये ग्राउंड पे रख रहा हूं, ये मैं ग्राउंड मानता हूं साहब। अब ग्राउंड पे रख दिया तो ये सेंटर ऑफ मास की जो हाइट मिलेगी ना, ये सेंटर ऑफ मास का हाइट मिलेगा इसकी रेडियस के बराबर, ठीक है। मैं और एग्जांपल दूं, मैं आपको सिलेंडर देता हूं साहब। ये मैंने एक सिलेंडर दिया, ठीक है, इस सिलेंडर का टोटल हाइट है कैपिटल एच, ये टोटल हाइट कैपिटल एच, ठीक है, और इसकी रेडियस में बोलता हूं साहब आर, इसकी रेडियस आर। तो अब जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा ना, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, अगर इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ये सॉलिड सिलेंडर हो या हॉलो सिलेंडर हो, किसी भी तरह का केस हो, देखो यहां बॉटम से अगर मैं हाइट नापूंगा ना, सेंटर ऑफ मास की बॉटम से हाइट नापे तो ये मिलने वाली है आपको h/2, टोटल सिलेंडर की हाइट का हाफ। और ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब आप देखोगे ना, तो यहां पर इधर से भी डिस्टेंस r और यहां से भी क्या होगा r, ठीक है। ये मैं आपको पोजीशन बता रहा हूं साहब शेप के अकॉर्डिंग। मैं आपको कोन का एग्जांपल दूं, ये देखो सॉलिड कोन का एग्जांपल देता हूं। ये एक सॉलिड कोन दिया मैंने, है ना, ये कोन, ये इस तरीके से। अब आप देखोगे इसमें मास जो है ना, वो आपको नीचे वाले हिस्से में ज्यादा मिलेगा और ऊपर वाले हिस्से में आपको कम मास मिलेगा। सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा ना, सिमेट्रिकली नहीं मिलेगा। अब सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा आपको यहां पर जो मिलेगा, ये टोटल सिलेंडर की हाइट है ना, ये टोटल सिलेंडर की हाइट अगर मैं बोलता हूं h, तो यहां h का वैल्यू क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या मिलेगी, लेस देन h/2 मिलेगी, ठीक है। तो ये शेप पे डिपेंड करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। देखो साहब, जो हैवी मास था वो नीचे की तरफ था और जो लाइट मास था वो कहां था, ऊपर की तरफ था। मतलब आप देखो मास को अगर यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड करता हूं तो आप देखो ज्यादा मास मिलेगा आपको नीचे, कम मास मिलेगा आपको ऊपर। तो सीधी सी बात है, ये ज्यादा मास की तरफ होता है तो सेंटर ऑफ मास कहां मिलने वाला है, नीचे की तरफ। ये शेप पे डिपेंड करता है, बॉडी के शेप पर डिपेंड करता है। मैं और बताऊं साहब, और पॉइंट बताऊं, ये मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है, कहां रखा हुआ है, मास की पोजीशन क्या है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो आप सिंपल, ठीक है, ये यहां पर देखो दो मास रखे हुए हैं। अब शेप कुछ भी हो इसका, ये पॉइंट मास हो, ये गोला हो, कुछ भी हो, दोनों में से कुछ भी शेप हो, इसका मास m, इसका मास m, दोनों मास बराबर, तो सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा ना, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस था r, तो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस आएगी, इससे भी r/2 और इससे भी r/2। अगर मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास बराबर डिस्टेंस पर आपको मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिकली मैं प्रूफ करके बताऊंगा, बाकी अभी थ्योरेटिकली आप समझो, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर मास सेम है तो बराबर डिस्टेंस पे होगा। वो देखो मास अलग अलग, ये मास अलग अलग। मैं बोलता हूं साहब m1 लेस देन m2, ये m1 लेस देन m2। अब अगर मैं बोलता हूं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r था, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, इस वाले से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r1, इस वाले से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r2, तो हम क्या बोलेंगे साहब, कौन ज्यादा होगा। आप देख सकते हो m1 लेस देन m2 है ना, तो ये r1 मोर देन r2 होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास आपको उस पॉइंट के ज्यादा पास मिलेगा जिधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, ठीक है। ये मैं पॉइंट मास का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ये खाली मैं पॉइंट मास की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ये पॉइंट मास हो, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ये कोई और शेप का ऑब्जेक्ट हो, दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, जिधर हैवी मास है उसके पास में मिलेगा। हमेशा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा, हैवी मास के ज्यादा क्लोज मिलेगा, ठीक है। एक और पॉइंट देखो, एक प्रॉपर्टी और देखो साहब, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल बॉडीज हैं, सिमेट्रिकल बॉडी से मतलब सिमेट्रिकल शेप, जैसे गोला हो गया, स्पेरिकल, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, क्यूब हो गया, मतलब शेप सिमेट्रिक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, और साथ में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, हैविंग होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास सब जगह बराबर बराबर बटा हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा बढ़ गया कहीं पे कम बढ़ गया, ठीक है। पॉइंट ढंग से सुनना, अगर शेप सिमेट्रिकल है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो हमेशा सेंटर ऑफ मास पाया जाता है ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। जो उस शेप का, उस ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना, सेंटर ऑफ मास हमेशा आपको वही मिलेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सॉलिड स्फीयर, ठीक है, देखो सॉलिड स्फीयर,
शेप सिमेट्रिक है। लेकिन अब इसमें बोलता हूं मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है, सब जगह मास बराबर बराबर बटा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको पता है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है गोले का सेंटर, स्फीयर का सेंटर मास यही मिलेगा, स्फीयर का सेंटर मास आपको यही मिलेगा। ठीक है, मैं और एग्जांपल दूं आपको, मैं आपको क्यूब का एग्जांपल देता हूं, है ना। देखो क्यूब सिमेट्रिकल शेप बिल्कुल सिमेट्रिक। अब साथ में अगर मैं बोलूं कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, लो साहब ये यूनिफॉर्मली मास सॉलिड क्यूब सब जगह बराबर मास बटा हुआ है, तो ऐसे केस में भी सेंटर ऑफ मास मिलेगा ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। जो इस क्यूब का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना, वहीं आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ठीक है, मैं और एग्जांपल दे दूं, ये सॉलिड ना हो के हॉलो क्यूब होता, अगर ये हॉलो क्यूब होता तो भी क्या है, शेप सिमेट्रिक है, साथ में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, सारा का सारा मास सरफेस पर है, तो ऐसे केस में भी सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाएगा, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। ठीक है, मैं और एग्जांपल दूं, मैं रिंग का एग्जांपल दूं, रिंग देखो रिंग, अब रिंग में मास कहां होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, रिंग में सारा मास इसकी सरफेस पे होता है, ये पेरीफेरी पे होता है। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है रिंग में, तो सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाएगा, ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर पाया जाएगा। ठीक है, मैं डिस्क का एग्जांपल दूं आपको, डिस्क, ठीक है, ये डिस्क लो सा, ये डिस्क मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, यहां भी हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। भाई सिंपल एग्जांपल, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और शेप सिमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां पाया जाता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। ठीक है, अच्छा अब अगर आपसे बोलूं कि शेप सिमेट्रिक नहीं है, या चलो शेप सिमेट्रिक है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट दोबारा सुन लेना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, शेप सिमेट्रिक, तो सेंटर ऑफ मास मिलेगा आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि साहब शेप ही इनसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, जैसे कोन का एग्जांपल दिया मैंने आपको, कोन में शेप सिमेट्रिक नहीं था, ठीक है, मैं आपको आधा गोला दे दूं साहब, पूरा गोला दे रहा हूं ना, पूरे गोले में तो शेप सिमेट्रिक है, आधा गोला दे दूं, आधे गोले में शेप सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो जब शेप सिमेट्रिक ना हो या शेप सिमेट्रिक हो, उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, तो ऐसे केस में कभी भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं पाया जाता। ठीक है, मैं और एग्जांपल दे दूं, जैसे ये सिमेट्रिकल शेप, इसमें मैं और एग्जांपल दूं, रॉड देता हूं आपको मैं, देखो रॉड्स, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन रॉड में यूनिफॉर्म है, मास रॉड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रॉड का लेंथ अगर L है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाएगा, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट L/2 पे पाया जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास मिलेगा कहां पर, L/2, ये सेंटर ऑफ मास मिलेगा L/2, लेफ्ट से भी L/2 और राइट से भी L/2। आई थिंक फंडा समझ में आ रहा होगा साहब। अगर यहाँ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और शेप सिमेट्रिक है, तो हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। अच्छा, यही में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये रॉड है ना, रॉड का लेंथ तो L है, लेकिन मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, मास बदल रहा है साहब। मान लिया इधर कम है, आगे जाने पे मास बढ़ता जा रहा है, मास बढ़ता जा रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना, राइट हैंड साइड वाला हिस्सा हैवी है, और लाइट वाला हिस्सा जो है ना, ये लेफ्ट वाला हिस्सा लाइट है। इधर से इधर जाने पर मास चेंज हो रहा है, m चेंज हो रहा है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा साहब, ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं मिलेगा, मतलब L/2 पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, फिर जिधर हैवी मास होगा ना, उसके ज्यादा पास मिलेगा। फिर इस केस में L/2 नहीं बोलोगे, इस केस में हैवी मास के ज्यादा क्लोज बोलोगे। मतलब सिंपल प्रॉपर्टी, सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाता है, अगर शेप सिमेट्रिक, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देखो साहब, ये सेंटर ऑफ मास जो है ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है भाई, मेरा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास है तो मेरे मास पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है आप जानते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह जहां से बैठ करके हम मोशन की स्टडी करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, किसी की स्टडी करने वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पे आंसर बदल जाते हैं। ठीक है, पहले वर्क पावर एनर्जी में बात कर चुके हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलोगे ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पर वर्क डन भी बदल जाता है साहब। ठीक है, अलग अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट में वर्क अलग अलग आता है। तो यहां पर मैं आपको सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी क्लियर कर दूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पर, कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलने पर, ठीक है, आप कभी भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को नहीं बदल सकते। भाई मेरा सेंटर ऑफ मास है, तो मेरे मास पर डिपेंड करेगा ना, आप कहां से बैठ के देखते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, आप अगर अलग अलग जगह से बैठ करके देखते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर आएगा वो अलग अलग आएगा, लेकिन आएगा तो उस बॉडी के अकॉर्डिंग ही ना, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया साहब,
ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग कहां मिलेगा, इसके सेंटर में मिलेगा, ये सेंटर ऑफ मास यहां मिलेगा, ये लो, ये सेंटर ऑफ मास यहां मिलेगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां हो, भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम मानते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन लेते हैं ना साहब। अब तुम यहां बैठ करके देखो इस O1 पर, तुम यहां बैठ के देखो O2 पर, तुम यहां इस फ्रेम पर बैठ के देखो O3 पर, ये सेंटर मास तो हमेशा यही मिलेगा साहब, रिंग का सेंटर मास यही मिलेगा रिंग के अंदर, ठीक है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। हाँ, इसका पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा, सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, सेंटर ऑफ मास तो जहां बॉडी में पाया जाता था वहीं पाया जाएगा, ठीक है, हाँ उसका पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा। आप O1 के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर कुछ और होगा, ये R1 वेक्टर। आप O2 के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो इसका पोजीशन वेक्टर कुछ और होगा, ये होगा R2 वेक्टर। आप O3 के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो इसका पोजीशन वेक्टर कुछ और होगा, R3 वेक्टर। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चेंज हो सकता है, लेकिन कभी भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। सेंटर ऑफ मास जहां था ना वहीं का वहीं मिलेगा। आई थिंक फंडा समझ में आ रहा होगा सब। मतलब अलग अलग जगह बैठ के देखने से ऐसा नहीं होता कि सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह दिखाई दे, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहां होता है, ठीक है, देखने वाले की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मैं और प्रॉपर्टी बताऊं, देखो सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई, ठीक है, क्या क्या बताया मैंने। सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है, साइज पर, शेप पर। दूसरा क्या बताया मैंने, अगर यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और शेप सिमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मिलेगा। तीसरा क्या बताया साहब, तीसरा बताया मैंने कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, सेंटर ऑफ मास मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, साइज पर, शेप पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जिधर हैवी मास होगा ना, सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके ज्यादा क्लोज होगा, हमेशा उसके ज्यादा पास पाया जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें मैंने सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको बताई। अब इसमें क्या होता है, हमें सेंटर ऑफ मास जो पढ़ना है ना, ये पॉइंट मास सिस्टम के लिए भी पढ़ना है और अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स के लिए भी पढ़ना है। सिमेट्रिकल शेप के एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, इनसिमेट्रिक के एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉइंट मास से, ठीक है। पॉइंट मास आप जानते हैं, मैकेनिक्स में कई बार ये टर्म यूज होती है, काइनेमेटिक्स से हम ये टर्म स्टार्ट करते हैं। पॉइंट मास क्या होता है साहब, भाई पॉइंट मास, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसी जगह जहां मास रखा हुआ माना जाए, पूरी बॉडी का मास रखा हुआ माना जाए, ठीक है, और वो जगह जो है वो मोशन के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, ठीक है। जैसे सिंपल मैं एग्जांपल दूं, एक ट्रेन कोटा से लेकर के कहां जा रहा है साहब, बॉम्बे जा रहा है। अब ट्रेन पॉइंट मास नहीं है, लेकिन जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है ना, वो इसके साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। अगर कवर डिस्टेंस साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है तो ऐसे केस में उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास मान लेते हैं, तो ट्रेन को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे, है ना। वो ट्रेन एक लाइन में चलेगा ना तो मोशन बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, वो ट्रेन एक प्लेन में चलेगा तो 2D मोशन। वो भाई ट्रेन हवा में तो उड़ नहीं सकता कि 3D बोल दोगे, बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को पॉइंट मास माना जाता है अगर ट्रेवल डिस्टेंस साइज के रेस्पेक्ट में क्या हो, बहुत ज्यादा, ट्रेवल डिस्टेंस साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा। चलो अब पॉइंट मास देखो साहब, ये मैं आपको बोल रहा हूं पॉइंट मास सिस्टम के लिए, ठीक है। मैं आपको पहले, अच्छा पॉइंट मास में भी अब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, आपको पता है। इसमें दो तरह के केस आएंगे, एक आता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक आता है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब बटा हुआ मतलब सब जगह नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, ठीक है, कहीं पे मास रखा हुआ है कहीं पे नहीं रखा हुआ, ठीक है। और एक होता है कंटिन्यूअस की सब जगह मास रखा हुआ है। तो पहले हम लेके चलते हैं साहब डिस्क्रीट मास सिस्टम, सेंटर मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम, बटे हुए मास सिस्टम का। तो मैं स्टार्ट करता हूं, एग्जांपल लेता हूं 2 मास सिस्टम से। सबसे पहले 2 मास सिस्टम की बात करते हैं, सेंटर मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। ये देखो साहब, ये डिफाइन कर रहा हूं मैं, यहां पर ये 2 मास रखे हुए हैं, ये पहला मास M1, दूसरा मास M2, ठीक है। अब इनकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। तो आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लेते हैं साहब, ओरिजिन। ये ओरिजिन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया तो इसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो आप देखो पहले वाले मास का पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं मैं R1 वेक्टर, ये पहले वाले मास का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर। ये देखो दूसरे वाले मास का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, देख पा रहे हैं साहब। अब ये M1 M2 आपको पता है इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये सेंटर ऑफ मास इनके बीच में कहीं पाया जाएगा। ये लो, ये रहा सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखे तो ये लिखा मैंने RC, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RC, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन कर रहा हूं 2 मास सिस्टम के लिए, ठीक है। मैं देखो साफ साफ बोल रहा हूं, M1 मास का पोजीशन वेक्टर क्या है साहब, ये R1,
ये m2 मास का पोजीशन वेक्टर क्या है साहब, r2। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा, तो इसके लिए सिंपल मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं साहब, सिंपल एक फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ये 2 मास सिस्टम पे भी लगता है, 3 मास सिस्टम पे भी लगेगा, n मास सिस्टम पे भी लगेगा। क्या है साहब देखना, इसमें ये होता है समीशन ऑफ एम आई आर आई, m और r का प्रोडक्ट। देखो सीधे सीधे बात करें, 2 मास सिस्टम है तो ये बोलते हैं m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये जो m और r है ना, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ r, m और r के प्रोडक्ट को इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। एक टर्म ढंग से सुन लेना साहब, क्या होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर आपको मूवमेंट वर्ड ऐड होता हुआ दिखे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर आपको मूवमेंट वर्ड ऐड होता हुआ दिखे तो इसका मतलब क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। जैसे मूवमेंट ऑफ मास तो m इंटू आर। ठीक है, आपको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स तो r इंटू एफ, इसको टॉर्क बोला जाता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स तो ये होता है r इंटू एफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मूवमेंट वर्ड ऐड हो, ठीक है, तो मूवमेंट इसका मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मूवमेंट ऑफ मास m इंटू आर, मूवमेंट ऑफ फोर्स r इंटू एफ, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम तो ये होता है r इंटू पी, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये आगे पढ़ोगे आप, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब रोटेशनल में बताया जाता है, लेकिन मैं एक टर्म क्लियर कर रहा हूं, मूवमेंट। किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मूवमेंट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो यहां देखो ये m इंटू आर, इसको बोलते हैं साहब, ये ऊपर जो आ रहा है समीशन ऑफ एम आई आर आई, ये क्या होता है, समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ मास। ठीक है, कहां तक, अगर 2 है तो 2 तक, 3 है तो 3 तक, 10 है तो 10 तक। ठीक है, सिंपल m इंटू आर के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ मास। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला बन गया साहब, ये हो गया समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ मास डिवाइडेड बाय क्या करना है साहब, ये नेट मास, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये देखो साहब, ये सिंपल अगर मैं आपसे बोलूं कोऑर्डिनेट दिया जाए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, अगर x और y कोऑर्डिनेट देकर के दिया जाए तो एक तो होता है ना पोजीशन वेक्टर दिया जाए, पोजीशन वेक्टर तो सीधे वेक्टर फॉर्म में आंसर लिखोगे, ये r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर। अगर कोऑर्डिनेट दिया जाए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो मैथमेटिकली हम बोलते हैं ये m1, ये xc क्या है, ये xc है साहब, ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ये yc क्या है, ये है सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। मैथमेटिकली बोलेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और सेम y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब जो फॉर्मूला आप पोजीशन वेक्टर के लिए लगा रहे हैं ना, वही फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, 3D में है तो z कोऑर्डिनेट, यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 2 मास सिस्टम का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया। एक प्रॉपर्टी और बताऊं मैं सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का एक प्रॉपर्टी और बताऊं। क्या होता है साहब, कई बार क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें नहीं देते, पोजीशन वेक्टर हमें एज्यूम करना होता है। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है, सेंटर ऑफ मास को मान लेते हैं ओरिजिन पर। देखो साहब, मैं एज्यूम कर रहा हूं ओरिजिन पर। ठीक है, वी एज्यूम ओरिजिन टू बी द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे मान के रखते हैं। अब सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे रखोगे तो ये जो ओरिजिन है, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, 0 होगा। अब मैथमेटिकली इसको 0 करते हैं तो क्या बनता है, m1r1 प्लस m2r2 बराबर 0 बन रहा है साहब। देखो मान लो ये एक मास m1 यहां रखा हुआ था, एक मास m2 यहां रखा हुआ था, है ना। इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास हमने मान लिया कहां पर है, ये ओरिजिन पर मान लिया, ओरिजिन पर मान लिया तो ये क्या बोलेंगे, ये rc का वैल्यू 0 आ जाएगा ना। अब rc का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो मैथमेटिकली मिल रहा है m1r1 प्लस m2r2 बराबर 0। मतलब आप देखो यहां से क्या बोलोगे, ये बोलोगे m1r1 बराबर माइनस ऑफ m2r2, ऐसा बोलोगे साहब। अच्छा, माइनस साइन क्या बताएगा, डायरेक्शन को, ये माइनस साइन बताएगा डायरेक्शन को। भाई मास तो वेक्टर है नहीं, लेकिन ये r1 r2 तो वेक्टर है ना, तो इसमें देख सकते हो ये माइनस साइन किसको बताएगा साहब, डायरेक्शन को। आप देखोगे एक सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में होगा तो एक सेंटर ऑफ मास के राइट में होगा। मतलब एक को पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। मतलब r1 पॉजिटिव तो r2 नेगेटिव, और r2 नेगेटिव तो r1 क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्शन कहां मिलेगी, सेंटर ऑफ मास के जस्ट अपोजिट। मतलब सेंटर ऑफ मास का एक लेफ्ट में होगा तो एक कहां होगा, राइट में। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, गौर करना इसमें। भाई अल्टीमेटली माइनस साइन तो डायरेक्शन को बता रहा है ना, मैथमेटिकली क्या आ रहा है, मैथमेटिकली ये m1 r1 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आ रहा है, ये m2 r2 के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है।
M1 R1 का मैग्नीट्यूड बराबर है M2 R2 के मैग्नीट्यूड के, तो सीधे सीधे बोला जाए तो M और R का प्रोडक्ट सेम आ रहा है ना। आप मैथमेटिकली देखो तो क्या बोलेंगे, मैथमेटिकली बोलेंगे M और R का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। M और R का प्रोडक्ट अभी बताया मैंने आपको, M और R के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मास। तो स्टेटमेंट क्या है, काम की बात सुनो, हमेशा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। मोमेंट ऑफ मास का मतलब प्रोडक्ट ऑफ M एंड R, मास और पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है, आप क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे मोमेंट ऑफ मास, ये टर्म कहलाएगी मोमेंट ऑफ मास। ठीक है, मोमेंट ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑलवेज रिमेन सेम। अच्छा, इसी के बेस पर एक प्रॉपर्टी और डिफाइन करते हैं। यहां से देखो M और R का प्रोडक्ट सेम है, तो अल्टीमेटली R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M आ रहा है ना, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। R क्या है, R है उस मास की पोजीशन, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो आप देखो, अगर मैं बोलता हूं M1 मोर देन M2 है, मैं अगर ऐसा बोलता हूं M1 मोर देन M2, तो R1 लेस देन क्या मिलेगा, R2 मिलेगा। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। ठीक है, अब वापस से रिवाइज कर रहा हूं, देख लो, इसे मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों मास अगर अलग अलग हैं तो देख सकते हो, जो मास जितना ज्यादा होगा ना, जो मास जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसका पोजीशन क्या होगा, उतना क्लोज होगा। ये R1 लेस देन क्या मिलेगा, R2, R1 लेस देन क्या मिलेगा, R2। मतलब मैं सिंपल एग्जांपल से बताऊं, ये देखो दो मास रखे हुए हैं, ये M1 ये M2, तो सेंटर मास किसके ज्यादा पास मिलेगा, सेंटर मास उसके ज्यादा पास मिलेगा भैया जिसका मास ज्यादा है ना। ये R1 है और ये R2 है, तो सेंटर ऑफ मास क्या मिलने वाला है, सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है R1 लेस देन R2। आई थिंक फंडा समझ में आ रहा है सब, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये टू मास सिस्टम के लिए मैंने प्रूफ करके बताया, तो याद रखने वाली बात, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलो और बातें करें इसमें, यहां पर मैं कुछ कंसेप्ट और बताऊं। ये टू मास सिस्टम मैथमेटिकली प्रूफ करता हूं, एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालते हैं किससे कितना दूर। ये तो पता लग गया किसके, भाई किसके पास है किसके दूर है, M1 M2 देख करके हम पता लगा सकते हैं किसके पास किसके दूर, लेकिन अब कितना, एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना। तो देखो साहब, ये टू मास सिस्टम में दे रहा हूं, पहला M1 ये दूसरा M2, दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस है R। पहले वाले से सेंटर मास का डिस्टेंस R1, दूसरे वाले से सेंटर मास का डिस्टेंस कितना है, R2। ये देखो, ये सेंटर ऑफ मास, ये दोनों की ज्वाइनिंग लाइन पर सेंटर ऑफ मास। अब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किससे कितना डिस्टेंस पर, तो सिंपल सेंटर मास की प्रॉपर्टी पे आ जाओ। सेंटर मास की प्रॉपर्टी क्या है भाई, M और R का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो अल्टीमेटली R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M बोलेंगे ना। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, टोटल डिस्टेंस को बांटना है साहब। देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस R है, R का कुछ पार्ट R1 होगा, कुछ पार्ट R2 होगा, और R1 और R2 का सम किसके बराबर होगा, R के। मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है कि R1 कितना R2 कितना, तो टोटल R को इस R1 और R2 में बांट दो। कैसे बांट दो, ये मास के इनवर्स रेशो में। आप देखो R1 अपॉन R2 क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1। अब अगर मैं बांटता हूं तो देखो R1 कितना मिलेगा, ये R1 का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैथमेटिकली बोलोगे साहब ये M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन मास कितना है साहब R। और अगर मैं ये R2 का वैल्यू निकालूं, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा M1 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन मास। ये सिंपल, ये आई थिंक प्रॉपर्टी समझ रहे हो आप, ये बेसिक मैथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बांटने की प्रॉपर्टी कई बार फिजिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, ये बांटने वाली प्रॉपर्टी। आप जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो वहां पोटेंशियल को बांटते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो वहां करंट को बांटते हैं। तो ये बांटने वाला प्रॉपर्टी आई थिंक मैं समझता हूँ क्लियर है सबको। चलो मैं एक बार ये बांटने वाला प्रॉपर्टी और समझा देता हूँ। ठीक है, कई बार फिजिक्स में हम लोग ये यूज करते हैं इस्तेमाल। ठीक है, ये सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे बचपन में आप पढ़ते थे कि साहब 100 रुपीज है, इसको 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, कोई क्वांटिटी है, इसको x:y के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी ये कई बार फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर ये प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। मान लिया टोटल मेरे पास क्वांटिटी है x, है ना, ये टोटल क्वांटिटी है x, इस x को डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे यहाँ पर 1:2 के रेशियो में। ठीक है, मैं अगर आपसे बोलता हूँ 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब कैसे करेंगे साहब। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल फंडा होता है। ये पहले वाले को कितना मिलेगा, पहले वाले का पार्ट आ रहा है 1 और टोटल पार्ट कितना, ये 1/1 + 2। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी है x, तो ये x बांट देते हैं साहब।
दूसरे वाले को सिमिलरली दूसरे वाले को कितना मिलेगा, ये दूसरे वाले का बोले 2 और टोटल पार्ट कितना 1 + 2 और इंटू एक्स। ये सिंपल प्रॉपर्टी कई बार फिजिक्स में हमने यूज किया, मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, ठीक है। आप जब सर्किट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं, तो रेजिस्टेंस जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन का केस मैं वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये बहुत आसान फंडा मैंने आपको बताया, सिंपल। ये डिस्ट्रीब्यूशन का केस ये जानते हैं आप, कई बार फिजिक्स में आपने इस्तेमाल किया। चलो बात को कंक्लूड करें, इस बात को कंक्लूड करें तो कुल मिला के अब कितना मिला साहब, आप देखो यहां पर ये मास के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो R1 आएगा ये m2r अपॉन m1 प्लस m2 और R2 कितना आएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया साहब, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टोटल डिस्टेंस है R को डिस्ट्रीब्यूट करना है m1 और m2 में, R1 और R2 में। कैसे, मास के इनवर्स रेशियो में। वो देखो मास के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले को कितना मिला, दूसरे को कितना मिला। आई थिंक फंडा क्लियर है साहब, ठीक है। तो ये बातें मैंने की किसी 2 मास सिस्टम के लिए। अब 2 नहीं हो, ज्यादा मास हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, चलो n मास सिस्टम हमने लिया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं सेवरल पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल पार्टिकल्स, सपोज n मास है पार्टिकल में, ठीक है। अब n मास के कोऑर्डिनेट भी मैं आपको दे रहा हूं। पहले वाले के लिए कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, दूसरे का x2 y2 z2, तीसरे का x3 y3 z3, ऐसे nवे का xn yn zn। अब इस कॉम्बिनेशन का सेंटर मास पूछा जाए, ठीक है। देखो हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम की। डिस्क्रीट मतलब बटा हुआ, सब जगह नहीं है, ठीक है। कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। जैसे इस रूम में देखोगे तो कहीं पे कुर्सी पड़ी है, कहीं पे टेबल पड़ी है, कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। सब जगह मास नहीं है, अलग अलग जगह मास बटा हुआ है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास निकालना, ठीक है। तो वही फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेंटर मास की पोजीशन के लिए समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास डिवाइड बाय टोटल मास। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, position vector of center of mass is equal to summation of moment of mass divided by total mass। यानी summation of moment of mass का मतलब क्या है, m1r1 plus m2r2 up to mn_rn divided by total mass, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा दूं एक बार, ये पहला रखा हुआ है, ये दूसरा रखा हुआ है, ये तीसरा, ये nवा, ऐसे सबके पोजीशन वेक्टर, ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये nवे का, है ना। किसके रेस्पेक्ट में, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो आंसर क्या मिलने वाला है, आंसर वही मिलेगा सब, ठीक है। आंसर वही मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं m1r1 तो r1 वेक्टर क्या लिखोगे, x1 i कैप, y1 j कैप, x2 j कैप, ऐसे m2 r2, ठीक है भाई। सिंपल क्या बोल रहे हैं, ये m1 r1 वेक्टर, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं m2 r2 वेक्टर, ये क्या बोल रहे हैं m3 r3 वेक्टर, जितने होंगे अप टू mn rn वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास। अब इसको सॉल्व करते हैं ना कॉम्बिनेशन को, तो आप देखो यहां से x कोऑर्डिनेट वही फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn डिवाइड बाय टोटल मास। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए भी वही फॉर्मूला है, m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू mn yn डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। ये z कोऑर्डिनेट का भी वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला मैंने बताया अभी तक पूरे चैप्टर में सिंपल एक फॉर्मूला बताया कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर निकालना है तो क्या लगाओगे, ये लगाओगे समीशन ऑफ एम आई आर आई, ठीक है। आई का वैल्यू कहां से कहां तक, आई का वैल्यू 1 to n, आई हम कहां से कहां तक बोलेंगे, आई बोलेंगे साहब 1 to n, ठीक है। आई का वैल्यू आई बराबर 1 to आई बराबर n, ठीक है। आई बराबर n डिवाइड बाय नेट मास ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है, समीशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइड बाय नेट मास। अब इसमें डिस्क्रीट मास सिस्टम है, 2 है तो इसको अप टू 2 ले लो, n का वैल्यू 2 ले लो, 3 है तो 3 ले लो, ठीक है। 10 है तो अप टू 10 तक ले लो। तो सीधे समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास डिवाइड बाय नेट मास, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। चलो अब ये सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने अभी तक डिस्क्रीट मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताया आपको, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये स्क्रीन पर देखिए साहब, ये 2 मास आपको दिए हुए, 3 मास। ये पहला वाला 1 kg कहां रखा हुआ है, ओरिजिन पर, कोऑर्डिनेट 0 0। दूसरा वाला मास 2 kg कहां रखा हुआ है, x एक्सिस पर, इसका x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। तीसरा वाला मास कहां रखा हुआ है, y एक्सिस पर, ये कितना है साहब 3 kg, इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है साहब 3। ये 3 मास सिस्टम है साहब।
1 kg, 2 kg, 3 kg, देखो कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, एक ओरिजिन पर, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर। ये बोला इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास बताएं साहब। ठीक है, तो मैंने सिंपल फंडा बताया साहब, डिस्क्रीट मास सिस्टम है तो यहां पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, ये RCM बराबर मैथमेटिकली M1R1 प्लस M2R2, 3 मास सिस्टम है तो अप टू कहां तक, अप टू M3R3, M3R3 डिवाइड बाय नेट मास कितना, M1 प्लस M2 प्लस M3। यही फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, यही फॉर्मूला वाई कोऑर्डिनेट के लिए, यही फॉर्मूला जेड कोऑर्डिनेट के लिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर कंसेप्ट समझाने के लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो, इसमें आप देखोगे ये सॉल्व करें अपन, तो यहां पर ये x1 कितना है, x1 है 0, x2 कितना है साहब, x2 इसके लिए बात करें तो आप देखें 2, और x3 बोले तो कितना है साहब, ये x3 बोले तो फिर से कितना हो गया 0। सेम y1, y2, y3, अगर y1 बोले तो 0, देखो इसका, ठीक है, इसको 1 मान रहा हूं, इस मास को 2 मान रहा हूं और इस मास को मैं 3 मान रहा हूं। सिमिलरली y2 देखोगे तो ये x एक्सिस पर आ रहा है, ये भी कितना होगा 0। ऐसे ही y3 आप देखोगे तो ये y एक्सिस पे आता है, कितना होगा साहब 3। ये कोऑर्डिनेट लिखे हमने, x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब 3 मास है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ x कोऑर्डिनेट के लिए, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय नेट मास। y कोऑर्डिनेट के लिए यही m1 y1 m2 y2 m3 y3 डिवाइड बाय नेट मास। ये सॉल्व करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आता है 2y3 और y कोऑर्डिनेट आप देखोगे तो 3y2। मतलब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आता है, एक प्लेन में है तो x कोऑर्डिनेट 2y3 और y कोऑर्डिनेट कितना 3/2। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड डिस्क्रीट मास सिस्टम। चलो और हाथ साफ करते हैं थोड़ा सा। तो मैकेनिक्स में क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो स्क्रीन पे पिक्चर चलती हुई तुम्हें नजर आएगी, मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, है ना, सुनने में अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा कि मैं पूरे एफर्ट्स डालूंगा समझाने में तुम्हें। ठीक है, लेकिन जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, अब तुम अपने हाथ से करोगे। ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं, तुम स्क्रीन पॉज करना, वीडियो रिकॉर्डिंग में स्क्रीन पॉज करना और उसके बाद अपने आप ट्राई करना। ठीक है, अपने आप ट्राई करना, मैं कंटिन्यू फ्लो में हूं अपने। देखो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, इसमें 2 मास रखे हुए हैं। ये बोल रहा है 2 kg और एक 4 kg। ठीक है, देखो दूर दूर रखे हुए हैं, डिस्क्रीट मास सिस्टम, 2 kg और 4 kg रख दिया साहब। अब बोल रहा है कि साहब इसमें डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एज शोन, ये R1 R2 डिस्टेंस दिया हुआ है। अब बोल रहा है 2 किलो वाले को डिस्प्लेस करें टुवर्ड्स लेफ्ट, 2 किलो वाले को लेफ्ट में डिस्प्लेस करो। ये देखो यहां रखा हुआ था ना, ये इनिशियल पोजीशन का फोटो ये है, ये आपने लेफ्ट में डिस्प्लेस किया कितना मीटर, 8 मीटर। ये बोल रहा है 8 मीटर डिस्प्लेस कर दो, कर दिया साहब। 8 मीटर इसको इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर दिया, ये लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर दिया। अब क्या चाह रहा है, क्वेश्चन सुनना और समझना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है कि 4 किलो वाले को कितना डिस्प्लेस करें ताकि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स एट इनिशियल पोजीशन, सेंटर ऑफ मास पहले वाली पोजीशन पे बना रहे। ठीक है, ये मान लिया सेंटर ऑफ मास यहां था, पहले यहां था तो बाद में भी यही बना रहे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो। तो बोल रहा है कि बताओ इसको अगर 8 मीटर डिस्प्लेस किया है तो 4 किलो वाले को कितना डिस्प्लेस करें। देखो थ्योरेटिकली समझो इस बात को, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होगी तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, सेम। अब मोमेंट ऑफ मास का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, तो पहले एक R1 पर था, अब उससे बढ़ा दिया तो दूसरे वाले को भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, दूसरे वाले का भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पहले वाले को अगर आपने लेफ्ट में डिस्प्लेस किया है तो दूसरे वाले को राइट में करना पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अनचेंज रहेगी, तभी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में M और R का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है भाई, सीधी सी बात है भाई। पहले वाले की थी R1, दूसरे वाले की थी R2, अब पहले वाले की आपने R1 से बढ़ा करके R1+8 कर दी, तो M और R का प्रोडक्ट सेम कब होगा, जब दूसरे वाले की भी R2 से कुछ बढ़ाओगे तभी तो सेम होगा ना। अब मान लिया दूसरे वाले को राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस करते हैं, उसको लेफ्ट में किया था ना, तो दूसरे वाले को राइट में कितना किया साहब, x। तो अब प्रॉपर्टी क्या है, सेंटर ऑफ मास की सिंपल प्रॉपर्टी है कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास हमेशा क्या रहता है, सेम। तो मोमेंट ऑफ मास सेम कर दो। क्या बोलोगे साहब, ये पहले क्या था R1, अब कितना हो गया, अब हो गया R1+8। दूसरे वाले का क्या था, पहले R2 था,
अब कितना हो गया, अब हो गया R2 प्लस एक्स। तो क्या करेंगे, ये बोलेंगे साहब M1 R1 प्लस H बराबर M2 R2 प्लस एक्स। ये क्या बना, ये दूसरे केस में बना साहब। और पहले केस में क्या था, ये तो दूसरे केस में, पहले केस में क्या था, पहले केस में था M1 R1 बराबर M2 R2। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा साहब। अब ये दो इक्वेशन बन गई है, ये M1 R1 बराबर M2 R2 रख के सॉल्व कर लो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल देखो कैलकुलेशन दिखाऊं आपको। यहाँ पर देखो, ये सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इनिशियल पोजीशन, तो M1 R1 बराबर M2 R2। M1 कितना है 2 किलो, M2 कितना है साहब 4 किलो। तो पहले पॉइंट ये बन रहा था, पहला इक्वेशन ये बन रहा था। अब दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में ये R1 प्लस 8 हुआ, तो ये R2 प्लस एक्स हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है साहब, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करें, दो इक्वेशन को सॉल्व करें। देखो ये M1 R1, यहाँ पे ये 2 R1 की जगह क्या रख देंगे, 2 R1 की जगह 4 R2 रख देंगे, या ये कैंसिल हो गया। देखो ये 2 R1 4 R2 से कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 4 मीटर। x इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता दूं मैं क्या होता है। अपने सामने 4 ऑप्शन भी होते हैं, और ऑप्शन देख करके कई बार क्या होता है, अपने को पेन नहीं चलाना पड़ता अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर है तो। सीधा सा फंडा है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में m और r का प्रोडक्ट सेम रहेगा। अब m और r का प्रोडक्ट सेम रहेगा, तो आपने एक का r बढ़ाया तो दूसरे का r भी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो एक को आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो डेफिनेटली दूसरे को क्या करोगे, राइट में शिफ्ट करोगे, तभी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं होगी, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट होगी। थ्योरेटिकली सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर खाली M1 को शिफ्ट करता और M2 को शिफ्ट नहीं करता, तो सेंटर ऑफ मास भी M1 की डायरेक्शन में ही शिफ्ट होता, यानी इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m और r का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सेम। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। मैं डिस्क्रीट मास सिस्टम पर और क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन और लो। पहले वाले क्वेश्चन का एक पार्ट और, ये पहले क्वेश्चन दिया ना मैंने, पहले क्वेश्चन दिया 2 मास हुई 2 किलो और 4 किलो। ठीक है, अब 2 किलो वाले मास को 8 मीटर डिस्प्लेस किया हमने, कहां पर, लेफ्ट। ये पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, है ना। देखना क्वेश्चन ढंग से समझना, थोड़ा सा चेंज किया मैंने पहले वाले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि ये हमने 8 मीटर लेफ्ट में डिस्प्लेस किया, अभी भी मैं वो बोल रहा हूं। अब बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस 4 kg मास शुड बी डिस्प्लेस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस 2 मीटर। देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। पहले वाले केस में क्या था, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, अब बोला सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो और राइट में डिस्प्लेस हो। लेकिन ना सिचुएशन देखना, मैं डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। ये पहला मास रखा हुआ है 2 किलो का, ये रखा हुआ है 4 किलो का, 2 किलो और 4 किलो, है ना। ये सेंटर ऑफ मास 4 किलो वाले के पास में था, पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, ये 2 kg, ये 4 kg, देख पा रहे हैं सब, है ना। ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर मैं कराता हूं ना, ठीक है, तो मुझे देखो, लेकिन उससे पहले खुद स्क्रीन को पॉज करके एक बार ट्राई करो, खुद ट्राई करो। ठीक है, देखो साहब, इसमें ये 2 किलो 4 किलो, अब क्या चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है कि हम 2 किलो वाले को 8 मीटर लेफ्ट में डिस्प्लेस करेंगे, है ना। ये लो, ये इनिशियल पोजीशन था 2 किलो वाले का, यहां ले आए, कितना मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर लेफ्ट में डिस्प्लेस किया आपने 2 किलो वाले को। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, अब कहां चला जाए, राइट में डिस्प्लेस हो जाए। ये सेंटर ऑफ मास फाइनली यहां आ जाए, कितना मीटर, 2 मीटर, ये डिस्प्लेस हो जाए। तो आपको बोल रहा है कि 4 किलो वाले को कितना डिस्प्लेस करना चाहिए। पहले 4 किलो वाला यहां था, अब 4 किलो वाला यहां आ गया, मान लिया यहां आ गया, तो ये x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि अगर मैंने इसको x डिस्प्लेस किया है तो इस x का वैल्यू कितना होगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ रहे हैं साहब। ठीक है, ये x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये वैल्यू ऑफ x क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब सेंटर, भाई पहले वाले केस में क्या था, सेंटर मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी थी, अब सेंटर मास की पोजीशन चेंज हो रही है। चलो जो भी है, सेंटर मास है तो इन्हीं का ना, किसी और का तो नहीं है। अब 2 मास का सेंटर मास होगा तो एक ही प्रॉपर्टी काम आएगी कि सेंटर मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आप देखो साहब, ये m और r का प्रोडक्ट सेम, तो पहले वाले केस में एक की डिस्टेंस R1, एक की डिस्टेंस R2, तो ये इक्वेशन बनेगा साहब। अब दूसरे वाले केस में गौर करना, दूसरे वाले केस में देखो, ये एक का क्या हुआ, सेंटर मास से डिस्टेंस क्या हुआ, इसको 8 मीटर लेफ्ट में डिस्प्लेस किया था। मैं वापस से पीछे वाले पेज पे लेके चलूं, देखो आप, अब दूसरी वाली सिचुएशन देखना, ये डिस्टेंस तो R1 है ना, ये डिस्टेंस R1 है, ये 8 है और ये 2 है। अब सेंटर मास यहां पहुंच चुका है,
तो अब इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ये फाइनल पोजीशन, दूसरे केस में फाइनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस देखें तो पहले वाले से डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगा 8 प्लस R1 प्लस 2 यानी टोटल 10 प्लस R1। जबकि इस 4 किलो वाले से डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये देखो ये पूरा का पूरा R2 था, ये पूरा R2 था, है ना, और ये कितना साहब 2 मीटर, तो ये कितना मिला, ये कितना बचा, ये बचा साहब R2 माइनस 2, ये हो गया R2 माइनस 2 और आगे कितना है x। डायग्राम से देख रहे हो साहब, सेंटर ऑफ मास, अब फाइनल सेंटर ऑफ मास ये है, इसके रेस्पेक्ट में 4 किलो वाले का डिस्टेंस बोले तो कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है R2 माइनस एक्स, ध्यान देना साहब, R2 माइनस 2 ये प्लस कितना हो गया x। ठीक है, डायग्राम में दोबारा दिखा रहा हूं, दोबारा डायग्राम दिखा रहा हूं, देख लो, ये फाइनल सेंटर ऑफ मास यहां आ चुका है, इस 4 किलो वाले का डिस्टेंस बोले तो ये कितना है, ये आप देखेंगे ये अगर मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊं, ये टोटल R2 था, ये 2 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, ये बचा हुआ देखोगे तो R2 माइनस 2, ठीक है, बचा हुआ देखें तो R2 माइनस 2, तो अब इससे डिस्टेंस कितना हुआ R2 माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा साहब x। आई थिंक फंडा क्लियर है साहब, ठीक है, तो M1R1 ठीक है बराबर M2R2। अब ये 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये 2 इक्वेशन बन गया साहब, इनको सॉल्व कर लो। अब इक्वेशन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ये 16, ये कितना 2R1, ये कितना हो गया 4, ये 4x, 4R2, ये हो गया माइनस 8। अब आप देखोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2R1 बराबर 4R2 ये तो कैंसिल हो गया, हमें x का वैल्यू निकालना है, ये 16 और 4 कितना हो गया साहब 20, है ना, ये माइनस 4x माइनस 8, ये शिफ्ट करो तो 4x बराबर 28, तो x बराबर कितना हो गया 7, x बराबर 7, कहां पर, लेफ्ट में कि राइट में, ये राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकली बात समझ में आ जाती है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ मास अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरा वाला मास भी राइट में तो शिफ्ट होगा ना, और डायग्राम में दिखाया मैंने, राइट में अज्यूम करके हमने आंसर निकाला है, तो राइट हैंड साइड में 7 मीटर आप डिस्प्लेस करेंगे। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया सबको, मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ, ढंग से देख लेना क्या बोल रहा है साहब, कि इसमें 2 किलो वाले को 8 मीटर डिस्प्लेस करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास राइट हैंड साइड में है ना 2 मीटर डिस्प्लेस हो तो 4 किलो वाले को कितना डिस्प्लेस करना चाहिए, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, चलो और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन करते हैं और हाथ साफ करें थोड़ा सा। तो अभी मैं डिस्क्रीट मास सिस्टम ही ले रहा हूं, अभी कंटिन्यूअस मास सिस्टम की बात ही नहीं करी हमने, अभी हम टोटली बात कर रहे हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। ये नेक्स्ट देखो साहब, 3 मास दिए मैंने आपके सामने, स्क्रीन पर 3 मास है, कहां रखे हैं, ये बोला वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते हैं ना, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब साइड की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके वर्टेक्स पर 3 मास रखे, ये पहला एक वर्टेक्स पर, ये दूसरे वर्टेक्स पर, ये तीसरे वर्टेक्स पर, और साइड का लेंथ कितना है, साइड का लेंथ है साहब ए, ये साइड का लेंथ ए, फंडा समझ में आ गया होगा साहब, ये 1 किलो, ये 2 किलो, ये 3 किलो। अब आप क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि साहब पोजीशन बताओ साहब, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब वैसे क्या है, इसमें इसको बताना चाहिए पोजीशन कहां से, पहले वाले मास से, दूसरे वाले मास से, तीसरे वाले मास से। अगर क्वेश्चन में नहीं बता रहा तो डेफिनेटली ऑप्शन में बताएगा, है ना, ऑप्शन में शो करेगा ये कि पहले मास से इतना डिस्टेंस है, या दूसरे से इतना डिस्टेंस है, या तीसरे से इतना डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं बहुत सिंपल मेथड आपको बता देता हूं, बहुत आसान तरीका। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि यार पहले से डिस्टेंस बताओ, दूसरे से बताओ, तीसरे से बताओ, तो क्या करना चाहिए, जिससे डिस्टेंस पूछे ना, ठीक है, उसको मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान ले, इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाओ और उस पॉइंट को रखाओ मानो ओरिजिन पर। ठीक है, मतलब जिससे डिस्टेंस निकालना है ना, उस पॉइंट को ओरिजिन मान लो और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बाकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लो, और जब आप कोऑर्डिनेट लिख लोगे तो सीधे सीधे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रह जाएगा। एक्ससीएम निकालने के लिए क्या बोलोगे, m1x1 प्लस m2x2 अप टू mnxn डिवाइड बाय नेट मास। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या बोलोगे, m1y1 प्लस m2y2 अप टू mnyn डिवाइड बाय नेट मास। सेम z कोऑर्डिनेट के लिए भी हम ऐसी ही बात करेंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, सिंपल यही फंडा चलेगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस मैंने कराए तो मैंने कोऑर्डिनेट आपको दिए थे, कोऑर्डिनेट हमेशा बने बनाए नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे तो बनाने पड़ेंगे ना साहब। चलो मेथड क्या है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है उसको क्या मानो, ओरिजिन। चलो मैं निकालना चाहता हूं डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं 1 kg मास से। अगर 1 kg मास से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ना, तो 1 kg को कहां रखा हुआ मानेंगे, ओरिजिन पर, इसको ओरिजिन पर। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर देखो डायग्राम में आपको क्लियर करूं, इससे 1 kg से डिस्टेंस निकालना है, इसको ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस,
और ये हो गया y एक्सिस, ये y एक्सिस। अब x ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0। साफ साफ दिख रहा है कि ये मास x एक्सिस पे आ रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो a और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली इस वर्टेक्स के भी कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे ना, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी लिखना पड़ेगा। आप देखोगे इस वर्टेक्स का यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों होगा। x कोऑर्डिनेट तो इस लेंथ के बराबर होगा, ये वाली लेंथ x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इस लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, मेन काम अब कोऑर्डिनेट लिखना ही है। अगर कोऑर्डिनेट लिख लिए तो फिर तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आसान फॉर्मूला पूरी फिजिक्स में नहीं मिलेगा। बहुत आसान फॉर्मूला, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय नेट मास, यही फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए। लेकिन कोऑर्डिनेट दिए नहीं उसने, कोऑर्डिनेट तुम्हें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बनाने का आसान तरीका, जिस मास से डिस्टेंस निकालनी हो उसको ओरिजिन पे मानो, उसके रेस्पेक्ट में बाकी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो। ठीक है, अब एक प्लेन में है तो एक प्लेन में एक x एक्सिस मान लो, एक y एक्सिस मान लो और कोऑर्डिनेट लिख दो। तो ये दो कोऑर्डिनेट तो बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे आपको, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट। अब मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहा हूं, तो ये पूरी लेंथ a है, ये वाली लेंथ a दिख रहा है, पेन चलता हुआ, ये लेंथ a है, ये एंगल 60 डिग्री है, आपको दिख रहा है। तो ये a है, तो ये x वाला क्या होगा, ये होगा a cos 60, और ये y वाला क्या होगा, a sin 60। आई थिंक फंडा क्लियर हो गया साहब। cos 60 कितना 1/2, तो ये हो गया a/2, और sin 60 √3/2, तो ये हो गया √3/2a। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। x कोऑर्डिनेट a/2, y कोऑर्डिनेट √3/2a, ये x और y कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए, है ना। ये यहां पर देखो ओरिजिन, ठीक है, ये पहले ये a0, ठीक है, ये 0 0, और ये आ गया a/2 √3/2a। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट लिखना मेन काम है। अगर कोऑर्डिनेट लिख लिया ना तो क्वेश्चन बहुत आसान रह जाएगा, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो आओ साहब, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट लिखे मैंने, ये यहाँ पर m1 वाले को कहाँ माना, ओरिजिन पर 0 0, 2 किलो वाले के लिए कोऑर्डिनेट a0, और 3 किलो वाले का मैंने बताया आपको a/2 और √3/2a। भाई ये हो गया 0 0, ये हो गया a और 0, और इसका x कोऑर्डिनेट a/2, y कोऑर्डिनेट √3/2a। अब अगर कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए तो फिर फॉर्मूला लगाओ, XCM क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय नेट मास। ये x कोऑर्डिनेट आ गया भाई, x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, सेम y कोऑर्डिनेट तो m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाय नेट मास, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिख दिए अपन ने, ये कोऑर्डिनेट लिख दिए साहब, ये 7a/12 √3a/4, ये किसके रेस्पेक्ट में, 1 kg वाले को ओरिजिन माना तो उसके रेस्पेक्ट में। देखो क्वेश्चन में आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ था, ध्यान देना, है ना। ये 3 मास रखे हुए वर्टेक्स पर, और क्वेश्चन में इसने कोई ओरिजिन नहीं दिया कि 1 kg ओरिजिन पर है, ये हमने माना साहब। अब हम किस बेस पर मानते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी सपना आता है कि अपन 1 kg वाले को ओरिजिन ले लें, या 2 kg वाले को ओरिजिन ले लें, या 3 kg वाले को ओरिजिन ले लें। वो बोलेगा, क्वेश्चन में नहीं बोलता तो ऑप्शन में बोलेगा, है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। तो मैंने सपोज किया कि 1 kg वाला ओरिजिन पर था तो उसके कोऑर्डिनेट ही आ गए। अब कई बार कोऑर्डिनेट ना पूछ के डिस्टेंस पूछता है सर, कोऑर्डिनेट ना पूछ के डिस्टेंस पूछता है कि बताओ कितनी डिस्टेंस पर होगा, सेंटर ऑफ मास की 1 kg वाले से डिस्टेंस बताओ, 2 kg वाले से डिस्टेंस बताओ। तो मैं डिस्टेंस के लिए एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, बहुत आसान फॉर्मूला, ध्यान देना। वैसे तो बेसिक मैथ्स जब आपको पढ़ाया गया तो बेसिक मैथ्स में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले आपको बताए गए। देखो साहब, यहाँ पर x1 y1 z1 ये कोऑर्डिनेट ये है, इससे आपको डिस्टेंस बताना है किसका, x2 y2 और z2। ठीक है, x2 y2 और z2 ये डिस्टेंस बताना है साहब। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सुन लो साहब, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत आसान फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना अपन काइनेमेटिक्स में, वहां भी काम आता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है साहब। अगर दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, ये बहुत आसान और बहुत सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, ये यहाँ पर x1 y1 x2 y2, और ये यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। जैसे अब इस क्वेश्चन में पूछता कि 1 kg मास से इस सिस्टम के सेंटर मास का डिस्टेंस बताओ, तो आपने सेंटर मास का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब अगर 1 kg वाले से डिस्टेंस निकालनी है तो क्या बोलता, ये फॉर्मूला लगा देंगे ना,
1 kg वाले के कोऑर्डिनेट है 0 0 और सेंटर मास के कोऑर्डिनेट ये है, तो ये फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो 2 kg वाले से पूछता है तो वहां से भी आ जाएगा, 3 kg वाले से पूछता है तो वहां से भी आ जाएगा। तो मतलब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल एक मास से सेंटर मास कॉम्बिनेशन के सेंटर मास का डिस्टेंस निकालना है, ये फॉर्मूला आप लगा दो। आई थिंक वंडा क्लियर हो गया सब। चलो और हाथ साफ करते हैं, डिस्क्रीट मास सिस्टम पर और क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्रीट मास सिस्टम पर एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो अब 4 मास दिए मैंने, अभी तक पहले 2 दिए, 3 दिए, अब 4 दे रहा हूं साहब। ठीक है, 2 भी हो गए, 3 भी हो गए, 4। ये क्या दिया मैंने? ये मैंने स्क्वायर दिया आपको, है ना। 4 मास रखे हुए स्क्वायर, कहां पर? वर्टेक्स पर। वर्टेक्स पर डायग्राम दिया है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में डायग्राम दे रहा है, बोला फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये देखो 1 kg वाला यहां रखा हुआ है, ये यहां पर 2 kg वाला यहां रखा हुआ है, 3 kg यहां है और 4 kg यहां है। 4 मास आपके सामने रखे हुए हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट दिए, देखो क्वेश्चन के साथ दिया, ये ओरिजिन दे रहा है, ये ओरिजिन दे रहा है, साफ साफ ये एक्स एक्सिस दे रहा है, ये वाई एक्सिस दे रहा है। तुम्हारा काम आसान कर दिया ऐसा तो। ठीक है, अच्छा नहीं देता तो हमें लिखना पड़ता, नहीं देता तो कोऑर्डिनेट हमें लिखना पड़ता, इसे दे दिया तो अपना काम आसान हो गया। भाई अब 1 kg वाला ओरिजिन पर है तो ये कोऑर्डिनेट 0 0, 2 kg वाला एक्स एक्सिस पर है ना, स्क्वायर की साइड की लेंथ ये ए है तो एक्स कोऑर्डिनेट ए, और एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। सेम ये वाई एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, और ये लेंथ ए है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। सेम ये 3 kg वाले को पकड़े साहब, 3 kg वाला, 3 किलो वाला, तो 3 किलो वाले के लिए देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना होगा? ए, और वाई कोऑर्डिनेट भी कितना होगा? ए। आई थिंक कोऑर्डिनेट समझ में आ गए होंगे। अब अगर कोऑर्डिनेट समझ में आ गए फिर तो फॉर्मूले, फिर तो क्वेश्चन में बचा गया, फिर तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है साहब, है ना। सीधे सीधे क्या करना है? m1x1 प्लस m2x2 कहां तक? अप टू m4x4 डिवाइड बाय नेट मास, डिवाइड बाय नेट मास। देखो साहब अब सॉल्व कर लें इसे, ये देखो सॉल्व करते हैं इसे, तो ये 4 मास ले रहे हैं अपन, ये m1x1 प्लस m2x2 m3x3 m4x4 डिवाइड बाय नेट मास। कोऑर्डिनेट आपको दिख ही रहे सबके, ये कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया। यहां देखो x1 का वैल्यू कितना है? x1 0, x2 का वैल्यू a, x3 का वैल्यू a, x4 का वैल्यू कितना? 0। ठीक है, दिख रहा है आपको। ऐसे y1 कितना? 0, y2 कितना? 0, y3 कितना? a, और y4 भी क्या है? a है, y4 भी a, और मास दिख ही रहा है, ये m1, ये m2, ये m3 और ये m4। ठीक है, ये सिंपल 1 2 3 4। अब ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। XCM हमारा a/2, और यहां से देखोगे XCM a/2 और YCM सॉल्व करें तो ये YCM, ये YCM 7a/10। तो कोऑर्डिनेट आ गए साहब a/2 7a/10। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार कोऑर्डिनेट बने बनाए मिल जाते हैं और कई बार बने बनाए नहीं मिलते। ठीक है, बहुत सारे केस होते हैं साहब इसमें क्वेश्चन बहुत आसान आ जाता है, कोऑर्डिनेट दे दिए उसने, अब दे दिए तो बहुत बढ़िया यार, तुम्हारा काम आसान हो गया, और नहीं देता तो सॉल्व करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैं ये सेंटर मास की पोजीशन आ गई। अगर आपने 1 kg वाले को ओरिजिन पे माना है तो, ठीक है, अगर 1 kg वाले को ओरिजिन पे नहीं मानते, किसी और को ओरिजिन पे मानते तो उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्टेंस निकालने का बताया साहब, कि अगर डिस्टेंस पूछे कि 1 kg वाले से सेंटर मास का डिस्टेंस बताओ, 2 kg वाले से बताओ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ ना, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, चलो और हाथ साफ करते, थोड़ा सा और क्वेश्चन लो, एक क्वेश्चन और लो। आई थिंक आ गया होगा सबका। लो साहब, यहां पर और देता हूं मैं। चलो पहले मैं थोड़ा सा और कंसेप्ट यहां पर आगे बता दूं आपको। अभी तक मैंने आपको डिस्क्रीट मास सिस्टम के बारे में बताया। अब जरूरी नहीं कि हमेशा डिस्क्रीट मास सिस्टम हो, अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो तो पहले एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम का। कंटिन्यूअस मतलब समझिए सब जगह मास है, बटा हुआ है। ठीक है, तो सेंटर मास का फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है? समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास डिवाइड बाय नेट मास। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय नेट मास। ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अब समेशन का मतलब क्या? m और r के प्रोडक्ट का सम, m1r1 m2r2 अप टू mnrn। तो यही फॉर्मूला डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए था और यही फॉर्मूला कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए होगा। बस डिफरेंस क्या आएगा? भाई समेशन का मतलब इंटीग्रेशन भी होता है, समेशन का मतलब इंटीग्रेशन। तो क्या करना है आपको? आपको सीधे सीधे वो मोमेंट ऑफ मास को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मैं मैथमेटिकली आपको बताऊं, देखो अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको,
कंटिन्यूस, है ना। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, ये देखो ऊपर आर और एम का प्रोडक्ट आ रहा है, ये मोमेंट ऑफ मास आ रहा है ना, लेकिन इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ रहा है। देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं, नेट मास, ये नेट मास, ठीक है। ये एम की जगह क्या लिख दिया अपन ने, डीएम लिख दिया। बात पकड़ में आगे हुई सबको, ठीक है। एम और आर का प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ मास, उसका सम था। अब सम करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, तो पोजीशन वेक्टर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एम, तो ये आर डीएम अपॉन डीएम। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या बोलोगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स डीएम अपॉन एम, वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई डीएम अपॉन एम, जेड कोऑर्डिनेट के लिए जेड डीएम अपॉन एम। सिंपल, बहुत सिंपल फंडा, एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा मैं जैसे बता दूं ना आपको, ये देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सब जगह मास है, पूरे में मास बटा हुआ है, दिख रहा है आपको, पूरे में मास बटा हुआ है। अब इसमें यहां एक डीएम पोजीशन लिया अपन ने, डीएम मास, और इसकी पोजीशन ली मैंने आर। अब आपको पता है कि यहां कोई डीएम लूंगा तो उसकी पोजीशन अलग होगी, यहां कोई डीएम लूंगा तो उसकी पोजीशन अलग होगी, यहां कोई डीएम लूंगा तो उसकी पोजीशन अलग होगी, तो सबके लिए आर अलग अलग आएगा, हर डीएम के लिए आर अलग अलग आएगा। तो सारे आर को इंटीग्रेट, सारे आर को ऐड करना पड़ेगा ना, आर और एम को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन, यानी सिंपल फॉर्मूला क्या बनता है, आर डीएम अपॉन एम, ठीक है। आर डीएम अपॉन एम, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए भी यही है, वाई के लिए भी यही है और जेड के लिए भी यही है, ठीक है। अब मतलब की बात पे आओ साहब, ये प्रूफ कोई नहीं मांगने वाला ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे, ठीक है। अब क्या क्या कंसेप्ट समझने वाले हैं, इवन मैं बताऊं आपको क्या होगा, कोई 2 डायमेंशन शेप का ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, 2 डायमेंशन शेप, प्लेट हो गई, है ना, अब यहाँ पर रिंग हो गई, तो इनके लिए फिर भी आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर मास के 2 कोऑर्डिनेट होंगे। कोई 3D शेप का ऑब्जेक्ट होगा ना, 3D शेप, तो उसके वो फ्री स्पेस में पाया जाएगा, तो उसके सेंटर मास के 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स सीएम, वाई सीएम, जेड सीएम, 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे रॉड हो गई, वायर हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक लीनियर ऑब्जेक्ट, तो एक ही एक्सेस पे होगा, तो एक ही कोऑर्डिनेट होगा, तो एक ही कोऑर्डिनेट होगा, मतलब एक बार ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये ऐसे वर्ड आते हैं ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो मेडिकल वाले बच्चे बड़ी उम्मीद से बोर्ड की तरफ देखते हैं कि बोले इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, बोले हाथ खड़े कर लो, अपने बस की बात नहीं है। तो घबराओ मत, आज तक अपने ये सेंटर मास की इस प्रॉपर्टी पर कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी पर अपने एआईपीएमटी में कभी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ बस ये क्या है, ये इनसिमेट्रिकल शेप के कुछ एग्जांपल एम्स वगैरह में पूछे गए हैं, और जो वो पूछे गए हैं वो कोन का पूछा गया है, आधे गोले का पूछा गया है, हाफ सॉलिड स्फीयर, हाफ हॉलो स्फीयर, तो उनके आंसर तो हम वैसे भी याद कर लेते हैं, वो मैं वैसे भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या है, मतलब जेईई मेंस वगैरह में इसके इंटीग्रेशन वगैरह के कंसेप्ट पर क्वेश्चन आए, लेकिन वहां भी आज तक लीनियर ऑब्जेक्ट से आगे हिम्मत नहीं दिखाई। जेईई मेंस में AIEEE में भी जो क्वेश्चन आया ना, उसमें लीनियर ऑब्जेक्ट देकर के पूछा गया, कभी 2D की बात नहीं करी, कभी 3D की बात नहीं करी, मतलब सिंपल एक बार इंटीग्रेशन, एक बार से ज्यादा इंटीग्रेट नहीं करवाया गया, है ना। सोच सकते हो यार एग्जाम में तुम एक बार करने में डरते हो, और तुम्हें 2D शेप दे दूं 2 बार इंटीग्रेशन, स्फीयर दे दूं 3D शेप दे दूं 3 बार इंटीग्रेशन, तुम करोगे क्या, कभी नहीं करोगे, बड़ी उम्मीद से बोर्ड की तरफ देखोगे। तो ऐसे 3D वाले 2D वाले एग्जाम्पल में सीधे याद करा दूंगा। हाँ, लीनियर ऑब्जेक्ट, रॉड के एग्जाम्पल अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, एम्स में भी क्वेश्चन आया और AIEEE में भी क्वेश्चन आया। उससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी और क्लियर कर दूं आपको, जो अपने यहाँ इंटीग्रेट करते समय काम आती है। इंटीग्रेट करते समय एक प्रॉपर्टी अपनी बड़ी काम आएगी, है ना, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले क्लियर कर दूं। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में अगर शेप सिमेट्रिक है तो मास होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, मैंने भी पहले ही बताया था आपको, ये पॉइंट पहले ही बताया था कि अगर सिमेट्रिकल बॉडी है और होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्क्रीट नहीं हुआ, कंटिन्यूअस हुआ, तो ऐसे केस में मास, सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, ऐसे केस में सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मिलेगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर, मैंने भी एग्जांपल दिए थे आपको। अगर मैं आपको ये शेप सिमेट्रिक दे रहा हूं, सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहां पाया जाएगा। आई फंडा समझ में आ रहा है सब। मैं हॉलो स्फीयर दे दूं आपको, हॉलो स्फीयर, ये तो भी सेंटर ऑफ मास यहां पाया जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये सॉलिड सिलेंडर दे दूं, देखो सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल शेप, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, तो यहां भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे पाया जाएगा, सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। मैं रिंग दे दूं, रिंग, ये रिंग, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, यहां भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे पाया जाएगा। मैं आपको डिस्क दे दूं साहब, डिस्क, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, तो यहां भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर पाया जाएगा। मैं आपको रॉड दे दूं, रॉड, ठीक है, ये एक रॉड दिया साहब, है ना। रॉड किसको बोलते हैं साहब, भाई रॉड ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसका थिकनेस उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम हो, मतलब लेंथ ज्यादा हो। अब मैं बोलता हूं इससे मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है साहब, ये देखो मास पूरे में बराबर बटा हुआ है,
तो सेंटर ऑफ मास यहां भी कहां मिलेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। ठीक है, ये बात पहले भी कर चुके हैं अपन, मैं दोबारा बता रहा हूं। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के। इससे पहले जो क्वेश्चन करे हमने डिस्क्रीट मास सिस्टम के करे, अब हम बात करें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह बटा हुआ है। ठीक है, चलो अब इसमें आओ साहब, एक प्रॉपर्टी यहां पर पहले क्लियर कर लो, मास डेंसिटी क्या होता है। इंटीग्रेट करते समय हम इसका बड़ा यूज करते हैं। ये मास डेंसिटी क्या होती है, ये बिल्कुल वैसा ही टर्म है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ते हैं तो वहां आती है टर्म चार्ज डेंसिटी, यहां आती है सब मास डेंसिटी। और ये जो मास डेंसिटी वाला टर्म है ना, ये यहाँ सेंटर मास में भी काम आता है। आगे हम रोटेशनल पढ़ेंगे, रोटेशनल में भी ये प्रॉपर्टी काम आती है। ठीक है, 3 तरह की होती है साहब, ये शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं शेप आपको देता हूं साहब लीनियर ऑब्जेक्ट, जैसे रॉड दे दिया, वायर दे दिया, लीनियर ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए काम आती है लीनियर मास डेंसिटी। ये लीनियर मास डेंसिटी किसके लिए, ये लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए ये मास डेंसिटी हम काम में लेंगे लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये काम में आती है साहब लीनियर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल हो गया, इस लीनियर ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दें तो रॉड, वायर, ठीक है, वायर फ्रेम, इन सब के लिए क्या लगाओगे, लीनियर मास डेंसिटी। क्या होता है ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का जो मास है ये बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। सिर्फ लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए काम आएगा ये 2D ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं आएगा। मास का डिस्ट्रीब्यूशन 2D में है, 3D में तो यहाँ ये काम नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है साहब एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी ये काम आता है साहब 2D ऑब्जेक्ट। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन 2D में है, 2D में है, मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, डिस्क हो गया है ना, डिस्क में मास पूरे एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ क्या लोगे साहब, एरियल मास डेंसिटी 2D ऑब्जेक्ट के लिए ये होता है साहब मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरियल मास डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया। सेम 3D ऑब्जेक्ट के लिए जो काम आता है, 3D ऑब्जेक्ट ये आता है साहब वॉल्यूम मास डेंसिटी। 3D ऑब्जेक्ट का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो सॉलिड स्फीयर हो गया। ठीक है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, मैं आपको हॉलो स्फीयर दे दूं, सॉलिड स्फीयर दे दूं, क्यूब दे दूं, जितने भी 3 डायमेंशन शेप के ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए क्या आएगा, अच्छा मास का डिस्ट्रीब्यूशन 3D में होना चाहिए, तो उनके लिए आएगी साहब वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं रो। ये रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 3 तरह का डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, एरियल मास डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। वायर के लिए आपको एक वायर दे दें, ठीक है, या कोई वायर फ्रेम दे दें, ठीक है, जहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग हो, हमेशा उसको क्या बोलेंगे साहब, वहां क्या लेंगे, लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। 2D शेप हो, एक रेक्टेंगुलर प्लेट, एक स्क्वायर प्लेट, प्लेट बोल रहा हूं मैं, फ्रेम नहीं बोल रहा हूं मैं, प्लेट बोल रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ठीक है, आपको डिस्क दे दिया जाए जहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन 2D में हो, तो वहां क्या आएगी साहब, एरियल मास डेंसिटी। और अगर 3D में चले अपन, 3D में चले, गोला दे दें, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, क्यूब दे दें, आपको सिलेंडर दे दें, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, जहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन 3D में है, हमेशा वहां क्या आएगी, ये आएगी वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़े ध्यान से सुन लेना साहब, ये मास डेंसिटी किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और किन पे नहीं करता। मास डेंसिटी डिपेंड करता है शेप पर, शेप पे डिपेंड करता है, और साथ में मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। दोनों पॉइंट ढंग से सुनना और समझना। एक तो बोल रहा हूं शेप पर, भाई मैं आपको बोलता हूं कॉपर का मैं रॉड बनाऊं, मैं बोलता हूं कि कॉपर का मैं डिस्क बनाऊं, और मैं बोलता हूं कि कॉपर का मैं गोला बनाऊं। ध्यान देना, कॉपर मटेरियल सेम लेकिन शेप अलग अलग है। एक बार रॉड है, एक बार डिस्क है, एक बार गोला है, सॉलिड स्फीयर है, तो मास डेंसिटी बदल गया। रॉड के लिए लैम्डा, डिस्क के लिए सिग्मा, और वो गोले के लिए क्या बोलेंगे साहब, रो। तो एक तो डिपेंड कर रहा है शेप पर, दूसरा डिपेंड कर रहा है मटेरियल के नेचर पर। अच्छा, मैं बोलता कि एक तो कॉपर की रॉड है और एक बोलता है एल्यूमिनियम की रॉड है ना, दोनों रॉड दोनों के लिए लैम्डा, लेकिन मटेरियल अलग अलग है, तो यहां पर लैम्डा का वैल्यू भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। मैं आपको बोलता हूं कि एक डिस्क प्लास्टिक की लेता हूं, एक डिस्क मेटल की लेता हूं, है ना, तो अब दोनों के लिए डिस्क है, शेप सेम है, लेकिन मटेरियल अलग अलग है, तो दोनों का सिग्मा क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक बोलता हूं कि साहब एक कॉपर का मैं गोला लेता हूं, है ना, एक तो कॉपर का गोला लेता हूं और एक प्लास्टिक का गोला लेता हूं, है ना, एक मेटल की बॉल लेता हूं और एक प्लास्टिक की बॉल लेता हूं। दोनों बॉल हैं, दोनों का शेप सेम है, लेकिन दोनों का मटेरियल अलग अलग है, तो दोनों के लिए रो का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग। तो रो 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है शेप पर, ठीक है, और दूसरा डिपेंड कर रहा है किसपे, नेचर ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल का नेचर बदलोगे या शेप बदलोगे तो ये मास डेंसिटी क्या होगी, बदलेगी। ठीक है, अच्छा किस पे नहीं करता है, बड़े ध्यान से सुनना, ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है।
साइज पे डिपेंड नहीं करता है। मैं आपको कॉपर का गोला दूं या गोली दूं, समझ रहे हो, छोटी सी गोली और एक बड़ा सा गोला, है ना, मैं साइज बदल रहा हूं मैं, लेकिन दोनों कॉपर है, दोनों कॉपर है और दोनों का शेप क्या है, गोला है, स्फेरिकल शेप है, तो मास डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। मास डेंसिटी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है और शेप पे डिपेंड करता है। अब शेप भी सेम और मटेरियल भी सेम, तो साइज बदलने पर मास डेंसिटी नहीं बदलेगी। साइज कुछ भी रखो, छोटा रखो, बड़ा रखो, ठीक है, गोला लो या गोली लो, ठीक है। आप रॉड है, ये रॉड के 2 टुकड़े कर दो साहब, रॉड के 2 टुकड़े कर दो, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों टुकड़ों की मास डेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। मास डेंसिटी साइज पे डिपेंड नहीं करती है, शेप पे करती है। अच्छा मैं और एग्जांपल दूं, मैं सिंपल और एग्जांपल दूं, आपसे बोला जाए गोला है ना, या एक डिस्क है, उसमें से एक पीस रिमूव कर लिया जाए, डिस्क में से एक पीस मैंने रिमूव कर लिया। अब डिस्क में से डिस्क, अच्छा शेप सिमेट्रिक होना चाहिए, डिस्क में से एक डिस्क रिमूव करता हूं मैं, तो जो रिमूव किया ना उसका मास डेंसिटी, मतलब रिमूवल पार्ट का मास डेंसिटी, जो रिमेनिंग बचता है ना उसका मास डेंसिटी, ठीक है, और जो पूरी बॉडी थी ना, पूरा डिस्क था, उसका मास डेंसिटी सेम रहेगा, क्योंकि पूरी डिस्क का भी शेप क्या था, डिस्क की तरह था, मटेरियल वही था, जो रिमूव किया उसका भी मटेरियल वही है, जो रिमेनिंग बचा उसका भी मटेरियल वही है, तो ऐसे कैसे मास डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट बड़े ध्यान से सुन लो, मैं रिपीट कर रहा हूं, मास डेंसिटी शेप पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है, साथ में कुछ पार्ट रिमूव करने पर, कुछ पार्ट ऐड करने पर मास डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं करता। मास डेंसिटी अगर कुछ पार्ट ऐड कर दे, रिमूव कर दे, सिमेट्रिकल, सेम शेप, सेम मटेरियल, तो मास डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है, ये मैंने कहा ना कि इंटीग्रेशन वाले जो केस है, इनमें लीनियर ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो एक ही बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक ही कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक्स डीएम अपॉन डीएम, तो वो डीएम मास डेंसिटी से रिप्लेस करके आंसर निकालोगे, ठीक है। कोई 2D आएगा तो 2 बार करना पड़ेगा, और 3D आएगा तो 3 बार करना पड़ेगा, तो घबराओ मत। अपने आज तक कभी, मतलब मैं बता दूं आपको, इंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये नीट में, AIPMT में तो कभी नहीं आया, एम्स वगैरह में क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं पहले, और अब तुम्हें पता है कि एम्स भी नीट में शामिल हो गया, और तुम्हें पता है कि एम्स का लेवल, पेपर का लेवल वही आएगा जो नीट वाला है, और नीट का लेवल पिछले साल से देख रहे हो कि क्या आ रहा है, पिछले 2 साल से मतलब बड़े आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटीग्रेशन भी पूछता है तो वो पूछता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े आसान, तो इतना डिफिकल्ट नहीं आने वाला। फिर भी अपन अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं एग्जांपल में लेता हूँ लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आओ साहब, लीनियर ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, मैं एक रॉड दे रहा हूँ आपको, रॉड, ये रॉड, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सब जगह बटा हुआ है, ठीक है। अब यहां मुझे क्या करना है, यहां सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। तो तुम्हें पता है कि लीनियर ऑब्जेक्ट है तो एक ही कोऑर्डिनेट होगा, ये मान लो, इस एंड को मान लो ऑरिजिन पर, एक एंड एक्स एक्सिस पर, और ये वाला हो गया वाई। अब आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहां आने वाला है, इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे आने वाला है, तो अल्टीमेटली क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो आपको एक ही बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, एक्स डीएम अपॉन डीएम। अच्छा, अब इंटीग्रेशन करने के लिए डीएम को रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको पता है लीनियर ऑब्जेक्ट का मास डेंसिटी क्या होगा, लैम्डा। ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, डीएम बाई डीएक्स। तो मैं डीएम को लिख सकता हूं लैम्डा डीएक्स, लिख सकता हूं भाई, डीएम को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डीएक्स। लो साहब, यहाँ डीएम को रिप्लेस कर दो, ये होगा एक्स लैम्डा डीएक्स डिवाइड बाय लैम्डा डीएक्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो भी मास डेंसिटी आपको देगा वो रख करके इंटीग्रेट करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। जो भी मास डेंसिटी देगा वो रख करके इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं अलग अलग तरह के केस देता हूं, अलग अलग तरह के एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना इसे। पहला केस में दे रहा हूं, केस फर्स्ट, इसमें लैम्डा कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट मतलब मास डेंसिटी कांस्टेंट, मास डेंसिटी कांस्टेंट इसका मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। यहां मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहां मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब बिना सॉल्व किए तुम्हें पता है आंसर क्या आने वाला है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा ना तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर L/2 पे आंसर आएगा। चलो प्रूफ कर लेते हैं अपन प्रूफ कर लेते हैं। फिर भी जो अपन बात जानते हैं मैं वो बात प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ये देखो साहब, ऊपर मैं रॉड दे रहा हूँ आपको, ये रॉड देखो, इस रॉड में आप देखोगे यहाँ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ये जो मास बटा हुआ है यूनिफॉर्मली, और सेंटर मास की पोजीशन निकालनी है। तो तुम्हें पता है सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। उसके लिए अपन ये डीएम पोर्शन लेते हैं, इस डीएम पोर्शन की ओरिजिन से डिस्टेंस, इस एंड से डिस्टेंस, मैं सेंटर मास की डिस्टेंस निकालना चाहता हूं इस वाले एंड से, इसको मान लो ओरिजिन, ओरिजिन तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0,
y कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का भी 0 होगा, सिर्फ हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। आ जाओ साहब, ये लैम्डा कांस्टेंट है, यहां रख दिया जाए, ये लैम्डा कांस्टेंट। अब लैम्डा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का होता नहीं है, इंटीग्रेशन किसका होता है, वेरिएबल का। तो इस लैम्डा को बाहर ले लो, है ना, क्या बचा, एक्स डी एक्स, नीचे ओनली क्या बचा, dx, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। अब x का इंटीग्रेशन तुम जानते हो अच्छी तरह, x स्क्वायर बाई 2, है ना, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। ये लिमिट पुट करेंगे, देखो बगल में करके बताता हूं मैं, ये x स्क्वायर बाई 2, ऊपर लिमिट होगी 0 से l, है ना, और नीचे क्या होगा x, नीचे भी लिमिट क्या होगी 0 से l। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी है, l, है ना, तो यहां से मेजरमेंट कर रहे हो तो यहाँ x का वैल्यू 0 है और वहां जाकर के इस एंड पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, l। तो यहां से यहां तक इंटीग्रेशन लिमिट 0 to l। अब ये लिमिट पुट करते हैं साहब, तो देखो ऊपर कितना आएगा, l स्क्वायर बाई 2, नीचे कितना आएगा l, ये सॉल्व करते हैं तो l बाई 2 आ रहा है, आंसर आ रहा है l बाई 2। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये तो हम पहले से जानते थे कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, l बाई 2 पर। चलो अब मैं देता हूं, मास डेंसिटी बदल रही है, कांस्टेंट नहीं है ना। ये एक एग्जांपल देखना, केस सेकंड, ये केस सेकंड एग्जांपल देखें, ये बदल रहा है साहब x के साथ में, लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट इंटू एक्स, मतलब x बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। अब x बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, ये सिचुएशन कैसा है, जैसे मैं अगर रॉड देता हूं आपको, ये लो रॉड, ये रॉड दिख रही है रॉड आपको, है ना। अब इसमें मास कैसे बदल रहा है, लैम्डा बराबर कितना, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, मतलब x बढ़ने पर लैम्डा बढ़ता है, ऐसा दे रहा है साहब। तो उधर चलो, यहां मास कम होगा और आगे जाने पे मास क्या होगा, बढ़ता जाएगा, आगे जाने पे मास बढ़ता जाएगा, इस एंड पर सबसे ज्यादा होगा, इधर आओगे थोड़ा थोड़ा कम होगा और कम होगा और कम होगा, इस एंड पर बिल्कुल कम होगा। आई थिंक फंडा समझ में आ रहा है साहब, ठीक है। इस एंड से उस एंड की तरफ जाने पर मास डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब बिना सॉल्व किए थ्योरेटिकली हम समझ सकते हैं, थ्योरेटिकली समझ सकते हो, सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाता है, जिधर हैवी मास है उसके ज्यादा पास पाया जाता है। अब हैवी मास किधर मिलेगा, हैवी मास अगर हम बोले तो आगे जाने पे मास बढ़ रहा है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट l बाई 2 पे तो नहीं आने वाला, आपको पता है l बाई 2 के राइट हैंड साइड पे आएगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं मैं, जिधर मास ज्यादा सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट होगा तो l बाई 2 पे नहीं मिलेगा, ये l बाई 2 से आगे मिलेगा। आंसर क्या आने वाला है, मोर देन l बाई 2। चलो निकाल लेते हैं अपन, कैलकुलेट कर लेते हैं, वही तरीका अपना इंटीग्रेट करना है। तो आओ साहब, ये लैम्डा का वैल्यू रख दो, लैम्डा का वैल्यू रख दो, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, ये लैम्डा नॉट इंटू एक्स। देखो अब यहां से लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा कॉमन कैंसिल, ऊपर क्या होगा, ऊपर आप देखोगे एक्स स्क्वायर dx होगा और नीचे क्या होगा, नीचे x dx होगा। लिमिट अपनी वही 0 से l, लिमिट वही 0 to l, समझ पा रहे हो साहब, है ना। अब एक्स स्क्वायर का ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/3 आएगा, ऊपर इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, लिमिट 0 से l, नीचे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट होगी 0 से लेकर l। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया साहब, ठीक है। अब ये लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ऊपर रखते हैं तो कितना आएगा, ऊपर रखेंगे तो l की पावर 3/3, नीचे रखेंगे तो l स्क्वायर बाई 2, देखो सॉल्व करते हैं तो 2l बाई 3 आ रहा है, ये सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 2l बाई 3। मैंने साथ साथ बोला था मोर देन l बाई 2 आएगा, थ्योरेटिकली बात समझ में आ रही थी, जिधर ज्यादा मास होगा सेंटर मास वहीं पे होगा। और आपको पता है मास अब लीनियर मास डेंसिटी x के साथ बढ़ रहा है, x के साथ बढ़ रहा है तो हैवी मास कहां होगा, l बाई 2 से आगे की तरफ होगा, ये सेंटर मास देखो मोर देन l बाई 2। चलो और हाथ साफ करते हैं, एक और देता हूं मैं, एक और देता हूं, मास डेंसिटी और बदल के देता हूं। लो साहब केस थर्ड, ये मैंने दिया लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, एक ये दिया, एक और देता हूं थर्ड और फोर्थ, ये दिया ax प्लस बी। ये ax प्लस बी वाला जो केस है ना, अपने मॉड्यूल में शॉर्ट एग्जांपल में भी है और ये AI में भी पूछा गया, ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा गया ये वाला। चलो अब मैं आगे कंटिन्यू बता रहा हूं इसको, आप स्क्रीन पॉज करना और ये ट्राई करना, अपने आप पहले ट्राई करना, ठीक है। आओ साहब देखें, वही तरीका क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्ससीएम क्या बोलेंगे, एक्सडीएम क्या, एक्सडीएम होगा ये लैम्डा डीएक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, लैम्डा डीएक्स। अब लैम्डा का वैल्यू रख दो, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ये देखो, ठीक है, ये देखो नीचे भी रख दिया। अब इसमें जो कांस्टेंट है वो कॉमन और कैंसिल, ऊपर देखो लैम्डा अपॉन l स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे भी लैम्डा नॉट अपॉन l स्क्वायर कॉमन, कैंसिल आ गया। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x की पावर 3 dx, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा x स्क्वायर dx, नीचे x स्क्वायर dx, देख पा रहे हैं साहब।
लिमिट क्या लोगे, लिमिट वही पूरी रॉड की लेंथ क्या लूँ 0 to L, ये 0 to L। अब इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना, x की पावर 4/4, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, x की पावर 3/3। ठीक है, बहुत आसान इंटीग्रेशन आएंगे, घबराओ मत। ठीक है, अपने मेडिकल में आज तक ये मैक्सिमम 90% केस में जो इंटीग्रेशन आता है ना, वो आता है x की पावर n का इंटीग्रेशन। ये x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना, x की पावर n+1/n+1, बहुत आसान। ठीक है, ये ज्यादातर यही काम आता है और ये यूज हो रहा है। तो देखो x की पावर 4/4, x की पावर 3/3, ये लिमिट रख के सॉल्व करते हैं तो 3L/4, मतलब सेंटर ऑफ मास देखो, सेंटर ऑफ मास L/2 पे नहीं आ रहा। मतलब ऐसे नहीं कि रॉड देख के भावुक हो जाओ, बच्चे क्या करते हैं, रॉड देख के भावुक हो जाते हैं, रॉड देख करके सीधे आंसर बोलते हैं, बोले कहां होगा L/2। L/2 सिर्फ कब आने वाला है, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो L/2 पे होगा, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो जिधर ज्यादा मास होगा उस तरफ होगा। तो आप देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ बढ़ रहा था तो आंसर मोर देन L/2 आ रहे हैं, हमेशा आंसर मोर देन L/2। अच्छा, कहां से नाप रहे हो, ये एक एंड से नाप रहे हैं अपन, एक एंड से डिस्टेंस नाप रहे हैं। एक और दिया मैंने, एक और दिया, ये देखो। ठीक है, देखो साहब, इसमें भी एक्स के साथ में लैम्डा बदल रहा है, वही फंडा अपना, वही फंडा। एक्सीएम क्या बोलोगे, एक्सीएम क्या बोलोगे, x इंटू यहां पर लैम्डा dx डिवाइडेड बाय लैम्डा dx बोलोगे साहब। ठीक है, ये लैम्डा dx/dx। अब लैम्डा का वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर दो, ये लैम्डा का वैल्यू यहां रख दो, ax प्लस b, ये सॉल्व करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx dx। इंटीग्रेशन करें तो x स्क्वायर का कितना, x की पावर 3/3, ये x का कितना, x स्क्वायर बाई 2, ये इधर देखो तो x का कितना, x स्क्वायर बाई 2, इधर b का कितना x, ये लिमिट पुट कर दो साहब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन देखो यहां से, ये आ जाएगा एक्सीएम बराबर 2al² प्लस 3bl/3al प्लस 6b। ठीक है,